नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन। इसमें अब तक हमारी 40 क्लासें हो चुकी है। इन क्लासों के अंदर हमने भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास और राजस्थान इतिहास से संबंधित सारे टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में हैं, सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब जो अंतिम जो 10 क्लासें बची है, इनमें स्टार्ट की 5 क्लास यानी कि आज से पार्ट वाइज हम टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें आज की क्लास में संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित क्लास रहेगी। कल के इतिहास में संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास, फिर आधुनिक भारतीय इतिहास और राजस्थान का इतिहास और विश्व का इतिहास। और जो अंतिम 5 क्लासें होगी वो कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, कंप्लीट सिलेबस जो कंप्लीट एग्जाम के पैटर्न के अनुसार होगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक क्लास में कंप्लीट हिस्ट्री राजस्थान की, इंडिया की और वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित क्लास रहेगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित आज के 100 प्रश्न होंगे, तो आप अंत तक इसको जरूर देखना। करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है। सबसे पहला है कि बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंपा था। तो बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार किया और उसका शासन है जो अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंपा था, यह सत्य है। दूसरा, बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया और दहेज में काशी प्राप्त किया, तो यह भी सत्य है। तीसरा, अजातशत्रु अवंती के साथ 16 साल तक संघर्ष चला। तो अजातशत्रु का जो अवंती के साथ है 16 सालों तक संघर्ष चला था, तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि 16 सालों तक का जो संघर्ष था यह अवंती के साथ नहीं। अवंती के साथ नहीं चला था, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा है कि मगध की पहली राजधानी राजगीर थी, जिसे उस समय गिरिवज्र कहा जाता था, तो यह बात भी सत्य है। अजातशत्रु की माता लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, फिर भी उसने वैशाली पर हमला किया। बहाना यह ढूंढा कि लिच्छवी को कौशल के मित्र थे। इसने इससे लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा और सुनिधि तथा वस्कार को इस काम के लिए नियुक्त किया। युद्ध के दौरान अजातशत्रु द्वारा रथ मुसल और शिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग भी किया गया। यह युद्ध जो 16 साल लंबे तक चला था, तो यह जो युद्ध ये लिच्छवियों के साथ चला था, ना कि अवंती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है। पहला कि अंग महाजनपद सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद था, जिसमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले पड़ते थे, तो यह सत्य है। दूसरा, वज्जी महाजनपद 8 जनों का संघ था, इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे जिनकी राजधानी वैशाली थी, यह भी सत्य है। तीसरा, अयोध्या कुरु जनपद की महत्वपूर्ण नगरी थी जिसका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है। तो अयोध्या जो कुरु जनपद की नहीं बल्कि कौशल जनपद की नगरी थी, तो कुरु जनपद नहीं होगा, कौशल जनपद होगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। चौथा है कि वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स वत्स लोग वही कुरुजन से कुरुजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में आकर बसे थे, तो 4 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा इसका राइट आंसर होगा जो असत्य है। कौशल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी जिनका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो चीनी यात्री फायान के संबंध में कौन सा कथन असत्य कथन है। सबसे पहला है कि मध्य देश के लोग मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करते थे। तो चीनी यात्री फायान ने बताया था कि मध्य देश के जो लोग है वो मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करते हैं, तो यह सत्य है। दूसरा, फायान 3 बार पाटलिपुत्र गया, वहां वह चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहलों को देखकर मुग्ध हो गया था, तो यह बात भी सत्य है। तीसरा कि फायान ने तत्कालीन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम का उल्लेख करते हुए गुप्त शासन का वर्णन किया था। तो गुप्त शासन का जो वर्णन किया था, वहीं उसमें कहीं भी गुप्त शासकों के नाम उस उल्लेख में कहीं नहीं है, गुप्त शासकों के नाम कहीं पर भी नहीं है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। चौथा, फायान नगरहार स्थित बुद्ध के दंत पेगोड़ा का उल्लेख करता है, तो यह भी सत्य है। 3 नंबर इसका असत्य होगा। फायान ने अपने ग्रंथ में कहीं पर भी तत्कालीन गुप्त शासकों के नाम का उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शक विजेता के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता है? तो शक विजेता के नाम से जो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व कायम किया और वहां 400 साल पुराने शक क्षत्रपों के शासन का अंत किया। इस वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया, जो व्यापार वाणिज्य के लिए मशहूर था। इससे मालवा और उसका प्रमुख नगर उज्जैन समृद्ध होता चला गया। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में जो सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे वो हुए थे स्वर्ण के। प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई है। नियंत्रित आकार और भार वाली यह स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकार और उप प्रकारों में पाई जाती है। इन पर गुप्त राजाओं के स्पष्ट चित्र है और इससे उनकी युद्ध प्रियता और कला प्रियता का संकेत मिलता है। यद्यपि शणवंश में यह मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं थी जितनी कुषाण मुद्राएं थी। गुजरात विजय के पश्चात गुप्त शासकों ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? सबसे पहला है कि शक शासक रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा अभिलेख है। तो शक शासक रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है यह प्राकृत भाषा में नहीं बल्कि संस्कृत में लिखा है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है जो असत्य होगा। दूसरा, पहलो शासक गोडोफनीज के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था, तो यह सत्य है। तीसरा, कुषाणों की पहली राजधानी फिरोजपुर तथा द्वितीय राजधानी मथुरा थी, तो यह भी सत्य है। चौथा है कि कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया था, तो यह भी सत्य है। तो इसमें एक नंबर है जो असत्य होगा। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वह संस्कृत भाषा में लिखा पहला अभिलेख माना जाता है। रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। भारत में आकर बसा विदेशी होते हुए भी उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा लेख जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुवाद किस दर्शन का मूल आधार है? तो परमाणुवाद है जो कौन से दर्शन का मूल आधार है? तो वह वैशेषिक दर्शन का। वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन ने ही भारत में भौतिक शास्त्र का अध्ययन आरंभ किया। लेकिन इस वैज्ञानिक दृष्टि को ईश्वर में विश्वास और अध्यात्मवाद ने अपने में फंसा लिया और दर्शन में भी स्वर्ग और मोक्ष समा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के किस शासक ने नहपान को पराजित किया? तो सातवाहन वंश के वह शासक कौन थे जिन्होंने नहपान को पराजित किया था? तो नहपान को पराजित किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया। इसने नहपान के द्वारा ढाले गए चांदी के सिक्के जो नासिक के पास मिले हैं, उन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए गए चिन्ह मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से असत्य कथन बताना है। सबसे पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल से एक मूर्ति से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, यह बात सत्य है। दूसरा, मोहनजोदड़ो से पुरुष देवता पर एक मोहर चित्रित किया गया है। तो मोहनजोदड़ो से पुरुष देवता पर मोहर चित्रित किया गया, जिसके चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा का अंकन है, तो यह भी सत्य है। तीसरा, सिंधु घाटी स्थल से मंदिर के साक्ष्य भी मिले हैं। तो सिंधु घाटी स्थल से मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, 3 नंबर जो असत्य है। चौथा, हड़प्पा के लोगों को हाथी का ज्ञान था। तो हड़प्पा के लोगों को जो हाथी का ज्ञान था यह बात सत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को श्री प्रक्षिप्त वृक्षा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को श्री प्रक्षिप्त वृक्षा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है स्कंदगुप्त को। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त को श्री प्रक्षिप्त वक्षारु विष्णु के समान बताता है। कहोम स्तंभलेख में उसे सकरोपम कहा गया। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में उसे देवराज कहा गया। कथासरित सागर में उसे विक्रमादित्य कहा गया। यह उसकी सबसे लोकप्रिय उपाधि थी। यह उपाधि भीतरी अभिलेख और उसकी मुद्राओं पर भी मिलती है। विक्रमादित्य के स्थान पर कभी कभी उसे कर्मादित्य भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां पर महात्मा बुद्ध की भेंट बेलथा नामक एक सौदागर से हुई जो अपने साथ 500 गाड़ियों में चीनी के सिरे से
भरे हुए घड़ों को लाद कर ले जा रहा था। तो यह कहाँ से मिली है? तो यह मिली है राजगृह से। जातक ग्रंथों में 500 से 1000 गाड़ियों के साथ माल लेकर चलने वाले व्यापारियों के कारवां का उल्लेख मिलता है। बताया बताया गया है कि राजगृह की यात्रा के दौरान बुद्ध की भेंट बेलथा नामक एक सौदागर से हुई थी, जो अपने साथ 500 गाड़ियों में चीनी के सिरे से भरे हुए घड़ों को लाद कर ले जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सर्वप्रथम भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो भूमि दान का उल्लेख जो सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो यह मिलता है नानागाटा अभिलेख के अंदर। नानाघाट अभिलेख सातकन प्रथम की रानी नागनिका द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वेदश्री के शासनकाल में इस लेख को उत्कीर्ण करवाया। अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है। इस अभिलेख को पार्श्व वीथिका में 8 मानवकार छवि चित्रों की एक दीर्घ है, जिसमें सिमुक नागानिका, सातकर्णी प्रथम, महारथी अनकैरो, हकुश्री भायला तथा सातवाहन नामक छवि चित्र प्रमुख है। इसमें नागानिका द्वारा 18 यज्ञों के आयोजन का उल्लेख मिलता है, जिसमें 2 अश्वमेध यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ का आयोजन सातकर्णी प्रथम ने करवाया था। इसमें सातकर्णी प्रथम को वीर, शूर, अप्रतिहत चक्र तथा दक्षिणा पथपति गोदावरी घाटी पर विजय प्राप्त करने के कारण दक्षिणा पथपति कहा गया था। दक्षिणा पथपति कहा गया है। नानाघाट अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास में भूमिदान का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। जुनार महाराष्ट्र से प्राप्त एक रजत मुद्रा मुद्रा पर सातकर्णी प्रथम तथा नागानिका का नाम मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि नागानिका अपने काल की एक अति संपन्न तथा अत्यंत सम्माननीय शाही महिला थी। सातवाहन नागानिका प्राचीन भारत की प्रथम महिला संरक्षिका थी, जिसने अपने सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नरेश ने सीरियाई नरेश से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी? तो यह किसने की थी? कौन थे वह भारतीय नरेश जिन्होंने सीरियाई नरेश से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी? जिसमें से इन्हें 2 तो मिल गए थे, लेकिन दार्शनिक नहीं मिला था। तो वह भारतीय शासक थे मौर्य साम्राज्य के शासक बिंदुसार। 4 नंबर ऑप्शन। बिंदुसार तथा सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया गया है, जिसमें भारतीय शासक ने सीरियाई नरेश से 3 वस्तुओं की मांग की: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 वस्तुएं भिजवा दी, परंतु तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहलवा भेजा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों को विक्रय नहीं किया जा सकता। यूनानी लेखक एथेनियस उसे उसे अमित्रोकेडस तथा स्ट्रेबो अलित्रोकेडस कहते हैं, जिसका संस्कृत रूपांतरण होता है अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। संभवतः यह उसकी उपाधि थी, जो उसे यूनानी लेखकों द्वारा प्राप्त हुई थी। पंतजलि के महाभाष्य में उसका नाम अमित्रघात मिलता है। बिंदुसार की मुख्य उपलब्धि यह कही जा सकती है कि चंद्रगुप्त जिस भूखंड को मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत लाया था, उस पर बिंदुसार ने अपना अखंड आधिपत्य बनाए रखा। बुद्धघोष कृत सामंत पासादिका के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार दिया है। बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से 16 नगरों, सामंतों तथा राजाओं को परास्त किया तथा पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच के संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया। उसने दक्षिण विजय का श्रेय भी बिंदुसार को दिया है, पर किसी भी समकालीन स्रोत से इस प्रकार के तथ्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में 10 ग्रामों का समूह क्या कहलाता है? तो मौर्य साम्राज्य के अंदर जो 10 गांवों का जो समूह है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संग्रह। स्थान्य जो 800 गांवों के समूह को कहा गया, द्रोणमुख 400 गांवों के समूह को, खारवटिक जो 100 गांवों के समूह को और संग्रहण जो 10 गांवों के समूह को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह ने अमरकोश में कितनी प्रकार की भूमि की सूचियां दी है? तो अमर सिंह ने अमरकोश ग्रंथ के अंदर कितने प्रकार भूमि की सूचियां दी है? तो ये दी है 12 प्रकार की भूमियों को। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों की सूची दी गई है। अमरकोश का अन्य नाम नामालिंगानुशासन है। 12 प्रकार की भूमियां कौन कौन सी है? तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है उर्वरा। उर्वरा जो उपजाऊ भूमि, ऊसर जो बंजर या शुष्क भूमि, मरु जो मरुस्थलीय भूमि, अपरहत जो बिना जोती जंगली भूमि,
सवल या साधवल घास युक्त भूमि, पंकिल जो कीचड़ युक्त भूमि, जल प्रायानुपम जो नमी युक्त या जल के भाग के पास, कच्छ कच्छ है जो जल स्रोत के निकट जल जमाव की भूमि, सरकरा जो चूना पत्थर के टुकड़ों एवं कंकड़ों युक्त भूमि, नदी मात्रक नदी मात्रक वो होती थी जो नदी के द्वारा सिंचित, सरकरावती जो बलुआही या रेतीली भूमि, और देव मात्रक जो वर्षा जल से सिंचित भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतों और पुरुषों के बीच मैत्री हो गई और दोनों ने मिलकर नया शासक कुल बनाया, वह किस नाम से जाना गया? तो वह जाना गया था कुरु नाम से। दशराज्य युद्ध में भरतों की प्रभुता स्थापित हो गई। पराजित जनों में पुरु जन सबसे महान थे। कालांतर में भरतों और पुरुओं के बीच मैत्री हो गई और दोनों ने मिलकर नया शासक कुल बनाया जो कुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो इसमें से कौन सा जो असुमेलित है? वाज्रपति व्राजपति जो चारागाह या बड़े जत्थे का जो प्रधान होता था उसे व्राजपति कहा जाता था। कुलपा जो परिवार का प्रधान होता था। गविष्टि जो युद्ध का पर्याय जिसे गविष्टि कहा गया। तो तीनों ही ऑप्शन जो बिल्कुल सत्य है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। असुमेलित कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? सबसे पहला कथन है सबसे पहला कथन है कि महावीर स्वामी का देहांत राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो देहांत है यह राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था, यह सत्य है। महावीर स्वामी का माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, यह भी सत्य है। तीसरा, कर्नाटक में जैन मठों को बस्ती कहते हैं। तो कर्नाटक के अंदर जैन मठों का जो बस्ती कहते हैं, यह भी सत्य है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था व वैदिक कर्मकांड का समर्थन किया गया। तो जैन धर्म ने जो वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्म कांड की बुराइयों का बुराई बताई थी, इसे हटाने का प्रावधान किया था, इसका समर्थन नहीं किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। जैन धर्म ने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था तथा वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को हटाने के लिए गंभीर प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी देने वाला उत्तर मेरूर शिलालेख का संबंध है। चोलकालीन जो स्थानीय स्वशासन थी उसकी जानकारी देने वाला उत्तर मेरूर शिलालेख का संबंध है। तो यह शिलालेख है प्रांतक प्रथम के काल का। चोलों की सबसे महत्वपूर्ण देन स्थानीय स्वशासन है। चोल प्रशासनिक प्रणाली में सुधार के लिए प्रांतक प्रथम के काल में 2 बार उत्तर मेरूर की सभाएं हुई। स्थानीय स्वशासन के स्वरूप, कार्यों, क्रिया प्रणाली तथा उनके संगठन की सर्वप्रथम जानकारी प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर से प्राप्त 2 अभिलेख 919 ईस्वी तथा 921 ईस्वी से होती है। उक्त अभिलेख उत्तर मेरूर के बैंकुट पेरुमल मंदिर में उत्कीर्ण है। वास्तव में ग्राम सभा का उद्भव प्राचीन काल के संगम साहित्य से ही दिखाई देता है। वहां नगरम, मणिग्रामम, वल्जियर, मनरम गांव के लोगों के इकट्ठा होने का स्थान, प्राय एक बड़ा बरगद का वृक्ष तथा पोडियल का उल्लेख मिलता है। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जो नगरम, उर तथा सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ है? तो कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ था, यह उत्खनन हुआ था 5 स्तरों में। कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में हुआ है। पहले जो 3 स्तर है, पहला और दूसरा, पहले के जो 2 स्तर है ये पूर्व हड़प्पा कालीन थे, और तीसरा, चौथा और पांचवा स्तर है जो हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख से मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है? तो अशोक के कौन से शिलालेख से जो मौर्यकालीन राजस्व की जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है रोमनदेही शिलालेख से। अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की धर्म यात्रा का उल्लेख इसमें मिलता है। यहाँ अशोक द्वारा प्रस्तर की विशाल दीवार खड़ी की गई तथा बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इस स्थान को बलि बलि अर्थात धार्मिक जो कर था उसे मुक्त कर दिया गया। उद्बलिक तथा कर भू राजस्व को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक के सिर्फ इसी अभिलेख में मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। बुद्ध के जन्म के स्थान के संबंध में यह एकमात्र अभिलेख प्रमाण है। इस लेख में बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने रुमनदेही लघु स्तंभ लेख के शीर्ष पर रामपुरवा स्तंभ के समान वृषभ होने का तर्क दिया है। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य सम्राट अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो मौर्य सम्राट अशोक के समय जो प्रांतों की संख्या थी वह थी 5। 5 प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा प्राची मध्य प्रदेश की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। पांचवा प्रांत जो कलिंग था जिसकी राजधानी तोसली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरुवणी मृदभांड का संबंध है। तो केरुवणी जो मृदभांड थे ये मृदभांड हड़प्पा कालीन मृदभांड थे। मृदभांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। लाल काले मृदभांड, रेड ब्लैक जो मृदभांड थे ये प्राक हड़प्पा कालीन और ऋग्वैदिक कालीन थे। गेरुवर्णी मृदभांड जो हड़प्पा कालीन मिले हैं। चित्रित धूसर मृदभांड जो महाभारत कालीन और उत्तर वैदिक काल के हैं। इसके अलावा उत्तरी काले चमकदार मृदभांड जो महाजनपद काल के मृदभांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वोच्च छत्रांतक कहा गया? तो सर्वोच्च छत्रांतक कहा गया था महापद्मनंद को। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद सर्वोच्च छत्रांतक कहलाता है। नंद वंश मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय अथवा निम्न वर्गीय राजवंश था। महापद्मनंद को पुराणों में शूद्रा गर्भोद्भव शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न कहा गया। महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन बताया गया है। अन्य उपाधियों की अगर बात की जाए तो महापद्म कमल के रूप में विस्तृत व संगठित सेना का स्वामी, उग्रसेन भयंकर व विशाल सेना का स्वामी, सर्व छत्रांतक समस्त क्षत्रियों का नाशक, अपरो परशुराम या द्वितीय परशुराम, भार्गव भृगु वंशों से उत्पन्न एकराट तथा एक क्षत्रिय कली का अंश। विष्णु पुराण के अनुसार महानंदी महापद्मनंद का पिता की महानंदी की शुद्रा स्त्री से उत्पन्न महापद्म अत्यंत लोभी तथा द्वितीय परशुराम के समान सर्वोच्च छत्रांतक सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की पुष्टि होती है? तो कौन से अभिलेख से जो चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की पुष्टि होती है? तो यह होती है महास्थान अभिलेख से। महास्थान अभिलेख जो बांगुड़ा जिला बांग्लादेश वर्तमान बांग्लादेश के बांगुड़ा जिले में स्थित है। यह 1931 ईस्वी में चूना पत्थर के एक टुकड़े पर 7 पंक्तियों वाले तथा ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा युक्त इस लेख की खोज हुई। इस लेख को सम्राट द्वारा पुंडरनगर वर्तमान महास्थान के समवर्गीय समुदाय के लिए अकाल पीड़ित होने के कारण शीघ्र राहत प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया। राहत कार्य गंधक संभवतः कांकणी नामक प्रचलित सिक्कों के द्वारा ऋण स्वरूप प्रदान किया जाना था। राहत कार्य के दूसरे चरण में अन्नागार से धान्य उपलब्ध करवाया जाना था। इस लेख से चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय की पुष्टि होती है क्योंकि उसने अकाल राहत कार्य अपने साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाले समुदायों के लिए चलाए थे। शाक की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी भी इससे होती है। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश के शासकों का सही कालक्रम क्या होगा? तो नंद वंश के शासकों का कालक्रम पूछा कि सही कालक्रम क्या है? तो नंद वंश के अंदर जो 9 राजाओं का जो उल्लेख मिलता है इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे उग्रसेन, फिर भूतपाल, फिर गोवी चाणक और केवर्त। ये चारों ये जो क्रम वाइज है तो 1 2 3 4 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। महाबोधि वंश में नंद वंश के 9 राजाओं का क्रम निम्न अनुसार है। उग्रसेन, फिर पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवी चाणक, दस सिद्धक, केवर्त और धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला कथन है कि कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। तो कांस्य निर्मित जो नर्तकी की मूर्ति है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, यह सत्य है। ताम्र निर्मित वृषभ की मूर्ति बनावली से मिली है। तो ताम्र निर्मित जो वृषभ की मूर्ति मिली है यह बनावली से नहीं बल्कि कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो ताम्र की जो वृषभ की मूर्ति है यह कालीबंगा से मिली है ना कि बनावली से। 2 नंबर असत्य है। तीसरा देमाबाद से पशु द्वारा खींचा जाने वाला रथ प्राप्त हुआ है। तनहुद्रो से इक्का तथा बैलगाड़ी की आकृतियां मिली है। तो 1 3 और 4 सही है और 2 नंबर है जो इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पहली जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था यह हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में।
प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में इस प्रथम जैन सभा का आयोजन स्थूलभद्र नामक स्तीवर की अध्यक्षता में हुआ। इस सभा में 14 पूर्वों प्राचीनतम जैन ग्रंथ जो अर्धमागधी भाषा में है का 12 अंगों में संपादन किया गया। इस सभा में जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों में बंट गया। इस सभा में संकलित जैन साहित्य को श्वेतांबरों द्वारा स्वीकार किया गया। वहीं दक्षिण के दिगंबर जैन भद्रबाहु आदि ने इस सभा का साहित्य का बहिष्कार किया। मान्यता अनुसार इस सभा में 12 अंगों को संपूर्ण रूप से संकलित नहीं किया जा सका क्योंकि 12वें में स्थित 14 पूर्वों की जानकारी वास्तव में स्थूलभद्र को नहीं थी। इसके पुनः संकलन के दो प्रयास चौथी और पांचवी शताब्दी में मथुरा तथा वल्लभी में कर्मस्य खांडिल्य स्कंदिल तथा नागार्जुन की अध्यक्षता में आयोजित सभाओं में किए गए जो सफल नहीं हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मातर देवी की मृण मूर्तियां नहीं मिली है? तो मातर देवी की जो मृण मूर्तियां कौन से स्थल से नहीं मिली है? तो ये हड़प्पा से, बनावली से और मोहनजोदड़ो से मिली है। कालीबंगा से जो मातर देवी की मृण मूर्तियां नहीं मिली। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मातर देवी, उर्वरा देवी, पृथ्वी देवी या आइसिस देवी, ये नाम मार्शल ने दिए थे। वहीं वेंकटेश ने दीप लक्ष्मी शाकंभरी देवी भी कहा गया। ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। मुहर के एक तरफ स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा था, दूसरी तरफ पुरुष हंसिया लिए खड़ा था। दूसरा जो हड़प्पा से एक और मुहर जिसके ऊपर एक स्त्री जो पीपल के वृक्ष के ऊपर खड़ी थी तथा एक पुरुष बकरे के साथ हंसिया लिए खड़ा था। तीसरा बलूचिस्तान से जोब संस्कृति से मिला है। एक रौद्र नारी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में नारी की पूजा रौद्र व सौम्य रूप में होती थी। सर्वाधिक मृण मूर्तियां मातृ देवी की प्राप्त हुई है। यह था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, बनावली, लेकिन कालीबंगा, मिठातल, सुरकोटला, लोथल से मातृ देवी की मूर्तियों का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं था? तो प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं थे? तो प्रस्थान त्रयी के अंदर उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता शामिल थे, लेकिन वेद जो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ में शामिल नहीं है? तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ में जो कौन सा शामिल नहीं है? तांड्य, सटविस और जैमिन्य, ये तीनों जो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ में शामिल है। वहीं जो गोपत है जो अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? पहला कि जैन धर्म में 63 महान पुरुष व आचार्य सलाका पुरुष कहलाते हैं। तो यह बात है जो सही है। दूसरा ऑप्शन है कि जैन धर्म के अनुसार कर्म का जीव की तरफ बहाव जो अज्ञानता के कारण होता है आश्रव कहलाता है। तो यह बात भी है जो सत्य है। तीसरा, जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्नों का पालन करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है जो संवर कहलाता है। यह भी सत्य है। चौथा, जैन दर्शन के अनुसार सब जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उसे कैवल्य कहा जाता है। तो कैवल्य उसे कहा जाता है जो पहले से व्याप्त कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो पहले से व्याप्त जो कर्म समाप्त हो जाते हैं उसे कैवल्य नहीं बल्कि उसको निर्जरा कहा जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। जैन दर्शन के अनुसार सब जब जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उसे निर्जरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का वर्णन है? तो जैन भिक्षुओं के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का वर्णन किसमें है? तो यह है आचरांग सूत्र में। सूत्र कृतांग अंग साहित्य का भाग जिसमें विभिन्न जैन मतों का वर्णन किया गया है। आचरांग सूत्र जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का वर्णन। भगवती सूत्र अंग साहित्य का भाग जिसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर ने प्राकृत भाषा में लिखी है? तो कौन सी रचना जो राजशेखर ने प्राकृत भाषा में लिखी है? तो वह कर्पूर मंजरी। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में लिखा, अन्यथा उनके सभी ग्रंथ संस्कृत में हैं। अपनी छतरानी पत्नी अवंती सुंदरी चौहान वंश को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कर्पूर मंजरी का आलेखन किया था। राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के गुरु थे। बाद में वे
कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी में कलचुरी नरेश युवराज के यहाँ चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख का रचयिता कौन था? तो एहोल अभिलेख का जो रचयिता थे वे थे रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख कर्नाटक बीजापुर ये संस्कृत भाषा में लिखित अभिलेख है। इसके लेखक रवि कीर्ति थे। रवि कीर्ति ने इसमें अपनी तुलना कालिदास एवं भारवी से की है। यह लेख भगवान अहरत की स्तुति से प्रारंभ होता है और इस अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन है। यह अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। इसी से ज्ञात होता है कि हर्ष अपनी गज सेना के साथ पुलकेशिन द्वितीय से हारा था। अभिलेख में वर्णित है कि रवि कीर्ति ने जिनेंद्र का मंदिर बनवाया, जिसे मैगुती मंदिर भी कहा जाता है। इस अभिलेख में सबसे पहले गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन का त्याग क्या कहलाता है? तो बौद्ध धर्म के अंदर गृहस्थ जीवन का जो त्याग है उस त्याग को परवज्या कहा जाता है। परवज्या, बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन का त्याग परवज्या कहलाता है। उपसंपदा, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। उपोसत, उपोसत है जो जब किसी विशेष अवसर पर भिक्षु या भिक्षुणियां धम्म वार्ता हेतु एकत्रित होकर धम्म वार्ता करते हैं तो उसे उपोसत कहा जाता है। वहीं बोधिस्तव, बोधिस्तव है जो बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त ऐसे व्यक्ति जो अन्य लोगों के निर्वाण प्राप्ति में सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रकूटों के संबंध में असत्य है? तो राष्ट्रकूटों के संबंध में कौन सा कथन इसमें असत्य है? सबसे पहला कि अमोघवर्ष ने कन्नड़ भाषा के प्रथम काव्य ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी। तो अमोघवर्ष ने कन्नड़ भाषा के अंदर पहला काव्य ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की, यह सत्य है। दूसरा, स्तंभ स्तंभ का विद्रोह कृष्ण द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो स्तंभ का जो विद्रोह हुआ था यह विद्रोह जो कृष्ण द्वितीय के शासनकाल में नहीं बल्कि गोविंद तृतीय के शासनकाल में हुआ था। तो 2 नंबर इसका असत्य है। तीसरा, इंद्र तृतीय प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया। तो यह बात भी सत्य है। कन्नौज पर अधिकार करने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक जो इंद्र तृतीय था। और चौथा, शांति पुराण का रचयिता कवि पौन कृष्ण तृतीय के दरबार में था। तो यह भी सत्य है। तो 2 नंबर इसका असत्य होगा। गोविंद तृतीय के शासनकाल में दक्षिण के 12 राजाओं ने स्तंभ के नेतृत्व में विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर कहा गया है? तो कौन से अभिलेख के अंदर है जो पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर कहा गया है? तो पुलकेशिन द्वितीय को जो परमेश्वर कहा गया यह कहा गया हैदराबाद के दानपत्र लेख में। एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को सत्याश्रय कहा गया था। लोहनारा अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को परम भागवत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चेर शासक सेनगुटवन के संबंध में असत्य है? तो चेर शासक सेनगुटवन के संबंध में कौन सा कथन जो असत्य है? सबसे पहला कि दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। तो दक्षिणी भारत में जो गन्ने की खेती प्रारंभ की थी वह सेनगुटवन ने नहीं बल्कि आदिक ईमान ने की थी। तो पहला ही ऑप्शन इसके अंदर गलत है। दूसरा, श्रीलंका का शासक गजबहु प्रथम इसके दरबार में आया था। तो यह बात सत्य है। तीसरा, कौमार्य की देवी पत्नी पूजा या कंगनी पूजा प्रारंभ करवाई। तो यह भी सत्य है। इसको लाल चेर कहा जाता है। तो यह बात भी सत्य है। तो 2, 3 और 4 सही है। इसमें असत्य पूछा तो 1 नंबर है जो इसका असत्य होगा। सेनगुटवन की उपलब्धियों का वर्णन परनार नामक कवि ने किया है। दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती का प्रारंभ करने का श्रेय आदिक ईमान को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगमकालीन पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ उनके रचयिताओं के नाम दे रखे हैं। सबसे पहली जो पुस्तक है वो है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम है जो इलंगो आदिगल की पुस्तक है, ये सत्य है। दूसरी मणिमेखले जो शीतले सतनार की है, यह भी सत्य है। तीसरी जीवक चिंतामणि जो पुस्तक है यह कपिलार की नहीं है बल्कि ये तिरुतक देवर की रचना है। तो जीवक चिंतामणि जो तिरुतक देवर की रचना है। तीसरा इसका असत्य है। चौथा, तोलका पीएम है जो तोलका पियर की रचना है, यह बात भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सही है। 3 नंबर जो इसका असत्य होगा। जीवक चिंतामणि की रचना तिरुतक देवर ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला कि मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख का रचयिता बालादित्य था। तो मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख का जो रचयिता यह बालादित्य था, यह सत्य है। दूसरा, ग्वालियर अभिलेख में भोज प्रथम की उपाधि मिहिर भोज मिलती है। तो मिहिर भोज जो उपाधि है, यह भोज प्रथम की मिहिर भोज उपाधि ग्वालियर अभिलेख में मिलती है, यह भी सत्य है। तीसरा, महेंद्रपाल प्रथम के समय अरब यात्री सुलेमान ने भारत यात्रा की थी। तो अरब यात्री सुलेमान ने जो भारत यात्रा की थी, यह मिहिर मिहिर भोज प्रथम के शासनकाल में की थी। मिहिर भोज प्रथम के शासनकाल में की थी, ना कि महेंद्रपाल प्रथम के। तो अरब यात्री सुलेमान ने जो भारत यात्रा की है, मिहिर भोज प्रथम के समय की है, महेंद्रपाल प्रथम की नहीं। चौथा है कि महेंद्रपाल प्रथम की राज्यसभा में राजशेखर नामक विद्वान रहता था। तो महेंद्रपाल प्रथम की राज्यसभा में राजशेखर नामक विद्वान रहता था, यह भी सत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। अरब यात्री सुलेमान ने 851 ईस्वी में भारत आया। उस समय भारत में गुर्जर प्रतिहारों में मिहिर भोज प्रथम का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सम्राट हर्ष के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो हर्ष के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? सबसे पहला कि हर्षचरित में इसको सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया। हर्षचरित में इसको सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है, यह बात सत्य है। दूसरा, 643-44 ईस्वी में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया, यह भी सत्य है। 641 ईस्वी में ह्वेनसांग की अध्यक्षता में कन्नौज में महासभा का आयोजन किया था। तो महासभा का जो आयोजन किया था, यह 641 ईस्वी में नहीं बल्कि 646 ईस्वी में किया था। तो 3 नंबर इसका असत्य होगा। और चौथा है कि ऐहोल अभिलेख में हर्ष को सकलोत्तरापथनाथ कहा गया, तो यह बात भी सत्य है। हर्ष ने 646 ईस्वी में कन्नौज महासभा का आयोजन किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। इस सम्मेलन के बाद ही ह्वेनसांग को महायान देव तथा मोक्ष देव की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुरातात्विक स्रोत में नरवर्धन को लेकर राज्यवर्धन द्वितीय तक की संपूर्ण वंशावली राजमाताओं के नाम के सहित दी गई है? तो कौन से पुरातात्विक स्रोत के अंदर नरवर्धन से लेकर राज्यवर्धन द्वितीय तक की संपूर्ण वंशावली राजमाताओं के नाम के सहित दी गई है? तो यह दी गई है बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख में। बांसखेड़ा ताम्रपत्र उत्तर प्रदेश से 1894 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसमें वर्धन वंश के आदि पुरुष पुष्यभूति की चर्चा नहीं की गई है। इसमें हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं तथा हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया। यह हर्षकालीन प्रथम अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता के चित्रों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किस वंश का था? तो अजंता के चित्रों के निर्माण में सर्वाधिक जो योगदान रहा है, यह योगदान रहा है वाकाटक वंश का। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर कुल 29 पूर्ण निर्मित तथा एक अर्ध निर्मित गुफा है। इन गुफाओं में 5 चैत्य तथा शेष विहार गुफाएं हैं। गुफा संख्या 2 में झूला झूलती राजकुमारी, गुफा संख्या 9 में राज के जुलूस, गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी तथा बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य तथा गुफा संख्या 17 में माता व शिशु का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? एक तरफ गुप्तकालीन अधिकारियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विभाग या उनसे संबंधित जो कार्य है, उन कार्यों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहला है प्रतिहार। प्रतिहार है जो सम्राट के अंतःपुर का रक्षक होता था, तो यह बात सत्य है। दूसरा है दंडपाशिक। दंडपाशिक जो मुख्य न्यायाधीश है। दंडपाशिक मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। मुख्य न्यायाधीश है जो महादंड नायक महादंड नायक को मुख्य न्यायाधीश कहा जाता था। दंडपाशिक जो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। तो 2 नंबर इसका गलत है। तीसरा, विनय स्थिति स्थापक धर्म नैतिकता का प्रबंधक अधिकारी महाक्षपटलिक। महाक्षपटलिक जो लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। तो 1, 3 और 4 सही है और 2 नंबर जो इसका असत्य है। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी, महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारगुप्त प्रथम के दामोदरपुर तृतीय ताम्रपत्र में किस स्थानीय कर्मचारी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कुमारगुप्त प्रथम के दामोदरपुर
तृतीय ताम्रपत्र में किस स्थानीय कर्मचारी का उल्लेख नहीं है, तो उसमें आयुक्त का उल्लेख नहीं है। अष्टकुलाधिकरण, मेहतर और ग्रामिक इन तीनों का उल्लेख मिलता है। दामोदरपुर तृतीय ताम्रपत्र बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है, जिसमें अष्टकुलाधिकरण, मेहतर, ग्रामिक, कुटुंबिनी नामक स्थानीय कर्मचारियों का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देवता से प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त की तुलना नहीं की गई? तो प्रयाग परिस्थिति के अंदर कौन से देवता से समुद्रगुप्त की तुलना नहीं की गई है? तो कुबेर कुबेर से, इंद्र से और यम से तुलना की है, अग्नि से तुलना नहीं की गई है। प्रयाग परिस्थिति का रचयिता हरिसेन था। प्रयाग परिस्थिति को उत्कीर्ण करने वाला तिलभट्ट था। प्रयाग परिस्थिति पर न कोई तिथि है और न ही समुद्रगुप्त द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। इस परिस्थिति में समुद्रगुप्त को कुबेर के समान धनी, वरुण के समान दानी, इंद्र के समान वीर तथा यम के समान दंडकर्ता बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला है कि टोलमी ने भृगुकच्छ बंदरगाह को खबेरिस कहा था। तो टोलमी ने जो खबेरिस भृगुकच्छ बंदरगाह को नहीं बल्कि कावेरीपट्टनम बंदरगाह को कहा था। तो पहला इसमें असत्य होगा। दूसरा, पिलनी ने रोम से भारत की तरफ स्वर्ण प्रवाह पर दुख प्रकट किया था। तो पिलनी ने रोम से जो भारत की तरफ सोना आ रहा था उसका दुख प्रकट किया था, यह भी ये सत्य है। तीसरा, अरिकामेंडू से रोमन सिक्के, रोमन बस्ती व रोमन एम्फोरा मिला है, यह भी सत्य है। चौथा, अवदान शतक में कुषाण कालीन व्यापार की जानकारी मिलती है, तो यह भी सत्य है। तो 2, 3 और 4 सही है और पहला जो इसका असत्य होगा। टोलमी ने कावेरीपट्टनम को खबेरिस नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणियों में किए जाने वाले स्थायी निवेश अक्षय निवि का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो श्रेणियों में किए जाने वाले स्थायी निवेश या अक्षय निवि का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो वह है मथुरा का अभिलेख। मथुरा अभिलेख में संमितकार आटा पीसने वाली श्रेणी द्वारा स्थायी निवेश अक्षय निवि किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थान और उत्पादन। तो कौन से स्थान से किस चीज का उत्पादन होता था? इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? सबसे पहला कोरकई या कोलची मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये सत्य है। करीमनगर जो लोह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तगर जो सटका नामक वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो सटका नामक वस्त्र के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वह तगर नहीं बल्कि मथुरा का क्षेत्र है। मथुरा का जो क्षेत्र है यह सटका नामक वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है और सूती वस्त्र के लिए उरेरू। तो 1, 2 और 4 सत्य है। 3 नंबर जो इसका असत्य होगा। मथुरा सटका नामक वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कनिष्क के संबंध में असत्य है? तो कनिष्क के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला कथन है कि उदर विकार के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। तो कनिष्क की जो मृत्यु है यह उदर विकार के कारण नहीं बल्कि कनिष्क की मृत्यु उसी के सैन्य अधिकारियों ने की थी। तो पहला ही ऑप्शन इसमें असत्य है। दूसरा, प्रज्ञा पारमिता सूत्र के रचयिता नागार्जुन इनके समकालीन थे, यह सत्य है। तीसरा, संरक्षक कनिष्क संरक्षक कनिष्क के राजपुरोहित थे, यह भी सत्य है। चौथा, इसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन विहार में हुआ था, तो यह भी सत्य है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। कनिष्क की हत्या उसके सैन्य अधिकारियों के द्वारा की गई थी। मातृचेट जो कनिष्क के दरबारी थे, आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता के रचयिता चरक कनिष्क के राज्य वेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण शासकों की वंशावली देने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा था? तो कुषाण शासकों के जो वंशावली देने वाला प्रथम अभिलेख था वह था रबातक अभिलेख। 2 नंबर ऑप्शन। अफगानिस्तान के रबातक नामक स्थान से 1993 में इस अभिलेख की खोज की गई। यह यूनानी लिपि तथा बैक्टीरियन भाषा में है। इसमें 23 पंक्तियां हैं। इसमें कनिष्क को सम्राटों का सम्राट तथा देवपुत्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी स्रोतों में किस शासक को येन को चौन कहा गया है? तो चीनी स्रोतों के अंदर कौन से शासक को है जो येन को चौन कहा गया है? तो यह कहा गया विम कडफिसेस को। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विम कडफिसेस मुद्राओं पर यूनानी तथा खरोष्टी लिपि का प्रयोग करने वाला अंतिम शासक था। इसकी कुछ मुद्राओं पर शिव नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि यह शैव धर्मावलंबी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदमन प्रथम के संबंध में असत्य है? तो रुद्रदमन प्रथम के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है? इसका शासनकाल 20 ईस्वी ईसा पूर्व से 44 ईस्वी तक का था। तो रुद्रदमन का जो शासनकाल है जो 20 ईसा पूर्व से 44 ईस्वी तक का था, यह बात गलत है, क्योंकि रुद्रदमन के शासनकाल की जो तिथि मिलती है यह मिलती है 150 ईस्वी की। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा, भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त व संस्कृत लेख युक्त सिक्के जारी करने वाला शासक था, यह सत्य है। जूनागढ़ अभिलेख में से भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया, यह भी सत्य है। यह कार्दमक वंश का शासक था, यह बात भी सत्य है। तो 2, 3 और 4 सही है और 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। यह अभिलेख संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है। यह संस्कृत भाषा में लिखित प्राचीनतम व सबसे लंबा अभिलेख है। इसमें रुद्रदमन के शासनकाल की तिथि 150 ईस्वी अंकित है। इसका निर्माण रुद्रदमन ने जनता पर बिना कर लगाए करवाया था। इस अभिलेख में 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। विष्टि का सर्वप्रथम प्रयोग इसी अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत के कार्दमक वंश का संस्थापक कौन था? तो पश्चिमी भारत के कार्दमक वंश का जो संस्थापक था वह था चष्टन। 4 नंबर ऑप्शन। शक राज्य, भारत में इसकी 2 शाखाएं थी, उत्तरी तथा पश्चिमी। उत्तरी शाखा में तक्षशिला व मथुरा के शक शासक थे। तक्षशिला के शक वंश का संस्थापक मेउस था। मथुरा के शक वंश का जो संस्थापक राजुल या राजबुल था। पश्चिमी शाखा में भी उज्जैन, मालवा का कार्दमक वंश तथा नासिक का छैरात वंश था। कार्दमक वंश का संस्थापक तृष्टन था और छैरात वंश का जो भूमक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को विष्णु पुराण में अलिसन्या तथा भागवत पुराण में पुष्प निद्र कहा गया? तो कौन से शासक को विष्णु पुराण के अंदर अलिसन्या तथा भागवत पुराण में पुष्प निद्र कहा गया है? तो यह कहा गया है मिनाड्र को। मिनांड्र डेमेट्रियस वंश का शासक था। इसका जन्म अलसंद नामक द्वीप में फालसी ग्राम में हुआ था। इसकी राजधानी सियालकोट थी। यह हीनयान संप्रदाय का उपासक था। प्लूटार्क के अनुसार इसकी मृत्यु सैनिक शिविर में हुई थी। इसकी उपाधि धर्मिक्स थी। अपने अंतिम समय में यह सिंहासन त्याग करके अहरत बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो नासिक परिस्थिति में इसे आगमन निल्य तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा था। तो नासिक परिस्थिति के अंदर गौतमी पुत्र सातकर्णी को आगमन निल्य तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, यह सत्य है। जोगलथंबी मृदभांड का संबंध गौतमी पुत्र सातकर्णी से था, यह भी सत्य है। यह सातवाहन वंश का 13वां शासक था। तो यह सातवाहन वंश का 13वां नहीं बल्कि 23वां शासक था। 3 नंबर इसका असत्य होगा। चौथा, कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया। तो यह बात भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सही है और 3 नंबर है जो इसका असत्य होगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां शासक था। इसकी विजयों की जानकारी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के शासनकाल के नासिक गुहालेख से मिलती है। नासिक गुहालेख गौतमी बलश्री ने उत्कीर्ण करवाया। इसने शक शासक नहपान को पराजित कर मार डाला। इसने करजक नामक गांव कार्ले भिक्षु संघ को दान में दिया था। करजक नामक गांव 2 बार भिक्षु संघ को दान में दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंगकालीन अयोध्या अभिलेख से के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो शुंगकालीन अयोध्या अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला कि यह ब्राह्मी लिपि में है, तो यह ब्राह्मी लिपि में यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 4 नहीं बल्कि 2 अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। तो दूसरा इसमें असत्य है। तीसरा, यह संस्कृत भाषा में है और यह अभिलेख धनदेव का है। तो 1, 3 और 4 सही है और 2 नंबर है जो इसका असत्य होगा। इस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। इस यज्ञ का पुरोहित गोनर्त निवासी पंतजलि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा कहां से मिली है? तो मौर्यकालीन मणिभद्र यक्ष की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है यह प्राप्त हुई है परखम से। मथुरा के परखम से मणिभद्र यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है जिस पर ब्राह्मी लिपि का लेख अंकित है। मणिभद्र
कुबेर के कोषाध्यक्ष माने जाते हैं। यह मूर्ति धूसर चूना पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन आर्ययुक्त लकड़ी का बना रथ का पहिया जिसकी रिम लोह निर्मित है, कहाँ से मिला है? तो मौर्य काल का आर्ययुक्त लकड़ी का बना रथ का पहिया जिसकी जो रिम है यह लोह निर्मित है, यह हमें प्राप्त हुई है बुलंदी बाग से। बुलंदी बाग तथा कुम्भरहार से मौर्यकालीन लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। उनकी खोज स्पुनर ने की थी। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे तथा कुम्भरहार से राजप्रासाद के विशेष अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त घोड़े के साक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो लोथल लोथल से घोड़े का जबड़ा या मृण मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की मृण मूर्ति मिली है। राणा गोंडई से घोड़े के दांत मिले हैं और लोथल से घोड़े के कंकाल मिले हैं। तो घोड़े के जो कंकाल मिले हैं यह मिले सुरकोटड़ा से। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, 1, 2 और 3 है जो सही है। तो ऐसा क्या कथन पूछा है? 4 नंबर। घोड़े के कंकाल के जो साक्ष्य यह सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कर मुक्त ग्रामों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौर्य काल के अंदर कर मुक्त ग्रामों को जो परिहारिक कहा गया था। परिहारिक मौर्य काल में कर मुक्त ग्रामों को इस नाम से जाना जाता है। भाग भाग जो मौर्य काल में निजी भूमि से प्राप्त आय भाग कहलाती थी। परिहनिक परिहनिक जो मौर्य काल में चराई कर को इस नाम से जाना जाता था। सेतुबंध सेतुबंध जो मौर्य काल में कौटिल्य ने सिंचाई के अनेक साधनों का वर्णन किया है, जिसे सेतुबंध या सेतु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में नगरों का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा संचालित था, जिनमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। इसमें द्वितीय समिति का कार्य क्या था? तो मौर्य काल में नगर प्रशासन में 6 प्रशासन की 6 समितियों का उल्लेख है। 6 समितियों के द्वारा प्रशासन संचालित किया जाता था, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। इसमें दूसरी जो समिति थी, द्वितीय समिति थी, इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था वैदेशिक तथा विदेशी नागरिकों से संबंधित यह समिति थी। 6 समितियों में पहली समिति है औद्योगिक मामलों से संबंधित थी। दूसरी समिति वैदेशिक तथा विदेशी नागरों से संबंधित। तीसरी जनगणना से संबंधित। चतुर्थ समिति है व्यापार वाणिज्य से संबंधित थी। पांचवी समिति है कालाबाजारी को रोकती थी और छठी समिति यह क्रय विक्रय कर वसूलना इस समिति का प्रमुख कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया था? तो गुर्जर प्रतिहार के कौन से शासक थे जिन्होंने कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया था? तो वह शासक थे वत्सराज, 1 नंबर ऑप्शन। वत्सराज इसी ने कन्नौज को लेकर हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया था। इसे गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे इसने रणहस्तिन तथा जयविरहा की उपाधि धारण की थी। शिशुपाल वध के रचयिता माघ इसी का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद का मगध में विलय किसके द्वारा किया गया था? तो अंग महाजनपद का जो मगध में विलय है बिंबिसार के द्वारा किया गया था। अंग महाजनपद यह सबसे पूर्व में महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग तथा मगध के मध्य संघर्ष चला था। आरंभ में अंग शासन ब्रह्मदत्तवत ने मगध शासक भट्टिय को पराजित किया, लेकिन बाद में बिंबिसार ने अंग का मगध में विलय कर लिया। अंग के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर स्वामी की पहली भिक्षुणी या शिष्या थी। वहीं जामाली महावीर स्वामी का पहला शिष्य था। पुराणों में चंपा को मालिनी नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैतवन विहार किस महाजनपद में था? तो जो जैतवन विहार है यह था कौशल महाजनपद के अंदर, 2 नंबर ऑप्शन। जैतवन विहार कौशल महाजनपद में था। इसे सहेत भी कहते थे। यह अनाथ पिंडक ने राजकुमार जैत से जैतवन खरीदकर महात्मा बुद्ध को प्रदान किया था। कौशल महाजनपद में ही श्रावस्ती को महेत कहा जाता था। साकेत शब्द अयोध्या के लिए प्रयुक्त हुआ है, यह भी कौशल महाजनपद में ही था। कौशल के शासक प्रसेनजीत ने अपनी बहन कौशला देवी का विवाह बिंबिसार से किया था तथा दहेज में काशी दिया था। बिंबिसार के मरने के बाद प्रसेनजीत ने काशी पर दोबारा अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरे का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और काशी वापस मगध को दे दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन से हैं? तो सामंती व्यवस्था के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथों में प्रबंध चिंतामणि, मानसार और अपराजित परीक्षा प्रमुख ग्रंथ है। तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। सामंत शब्द का प्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। सामंतवाद का उदय शक कुषाण काल में माना जाता है। भारत में सामंतवाद के विकास का कारण बाह्य आक्रमण, प्राचीन भारतीय धर्म विजय की अवधारणा, व्यापार वाणिज्य के पतन के कारण अर्थव्यवस्था, भूमि और कृषि पर निर्भर होना, शासकों द्वारा प्रदत्त भूमि व ग्राम अनुदान। हर्षचरित में 6 प्रकार के सामंतों का उल्लेख है। सामंती व्यवस्था की जानकारी देने वाले ग्रंथ में मानव उल्लास, प्रबंध चिंतामणि, मानसार और अपराजित परिप्रच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक संहिताओं में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? तो वैदिक संहिताओं के अंदर कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? तो वैदिक संहिताओं में जो कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख है, जिनमें ऋग्वेद में 25 का उल्लेख है तथा ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका स्थल की खोज विष्णुधर वाकणकर महोदय के द्वारा कब की गई थी? तो भीमबेटका स्थल की जो खोज है यह विष्णुधर वाकणकर महोदय के द्वारा की गई थी 1957 के अंदर। भीमबेटका स्थल की खोज 1957 में विष्णुधर वाकणकर महोदय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन घाटी और सोन घाटी का संबंध है। तो बेलन घाटी और सोन घाटी का संबंध है उच्च पुरा पाषाण काल से। 3 नंबर ऑप्शन। बेलन घाटी और सोन घाटी की खोज जी.आर. शर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्त कुठार संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजे गए थे? तो हस्त कुठार संस्कृति के जो उपकरण है यह सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा खोजे गए थे। हस्त कुठार संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती स्तूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अमरावती स्तूप के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला कि अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, तो यह सत्य है। इसका प्राचीन नाम धान्य कटक था, यह भी सत्य है। यह स्तूप सातवाहन काल में निर्मित हुआ था, तो यह स्तूप सातवाहन काल में निर्मित हुआ था, यह बात भी सही है। इस स्तूप की खोज 1797 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। तो अलेक्जेंडर इस स्तूप की जो खोज है ये 1797 में हुई थी, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा नहीं बल्कि कर्नल मैकेंजी के द्वारा की गई थी। तो स्तूप की खोज कर्नल मैकेंजी के द्वारा 1797 में की गई थी, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। अमरावती स्तूप की खोज 1797 में कर्नल मैकेंजी के द्वारा की गई थी। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने इस स्तूप का संवर्धन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमक और पोलिस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी देन है? तो रोमक और पोलिस जो सिद्धांत है यह यवनों की देन है। यवन सभ्यता का प्रभाव यवन सम्राट मेनांडर नागसेन के प्रभाव से बौद्ध हो गया। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। गांधार कला का विकास हुआ जिसमें भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से निरूपित किया गया था। व्रत संहिता में कहा गया कि यवन बर्बर है पर ज्योतिष का जन्म उनसे हुआ है, इस कारण सम्मान के योग्य है। रोमक और पोलिस सिद्धांत इन्हीं की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपा में माइसोन मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो चंपा के अंदर माइसोन मंदिर का जो निर्माण है यह भद्रवर्मा के द्वारा करवाया गया था। चंपा में माइसोन मंदिर का निर्माण भद्रवर्मा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजवंश में सबसे पहले चांदी की मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो गुप्त वंश में सबसे पहले चांदी की मुद्रा का जो प्रचलन है यह किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त वंश में सर्वप्रथम चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ की विजय के उपरांत उसे क्षेत्र के लिए शक रजत मुद्राओं का अनुकरण किया था। इन रजत मुद्राओं का तोल 26.5 ग्रेन से 31 ग्रेन तक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा
असुमेलित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो असुमेलित है? सबसे पहला ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में संवाद सूक्त का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी सूक्त का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में, पृथ्वी सूक्त का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है यह अथर्ववेद में मिलता है। याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और चौथा, पुनर्जन्म सिद्धांत की पहली बार परिकल्पना जो मुंडकोपनिषद में की गई थी। तो पुनर्जन्म सिद्धांत की पहली बार जो कल्पना की गई थी यह मुंडकोपनिषद में नहीं बल्कि छांदोग्य उपनिषद में की गई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। पुनर्जन्म सिद्धांत की पहली बार परिकल्पना छांदोग्य उपनिषद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात्र, स्त्रियाध्यक्ष तथा ब्रज भूमिक का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के कौन से अभिलेख के अंदर धम्म महामात्र, स्त्रियाध्यक्ष तथा ब्रज भूमिक का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है 12वें अभिलेख के अंदर। धम्म महामात्र इसकी नियुक्तियों के द्वारा अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष की थी। इसका मुख्य कार्य विभिन्न संप्रदायों को आपस में समन्वय बनाए रखना था। स्त्राध्यक्ष यह महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। ब्रज भूमिक जो यह गोचर भूमि में बसने वाले गोपों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह नहीं माना कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था? तो किसने जो यह नहीं माना कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था? तो रामप्रसाद चंदा, मार्टिमल वेलर और गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ माना था, लेकिन जो जॉर्ज डेल्स ने जो इस तथ्य को अस्वीकार किया था। हड़प्पा सभ्यता के पतन में रामप्रसाद चंदा ने आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादन किया। गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर ने भी उनके सिद्धांत का समर्थन किया। जॉर्ज डेल्स ने आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का खंडन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बेलन घाटी में स्थित नहीं है? तो बेलन घाटी में कौन सा स्थल स्थित नहीं है? तो कोल्डिहिवा और महागढ़ा ये दोनों बेलन घाटी के ही स्थल है। पंचोहो भी बेलन घाटी का स्थल है, लेकिन चिरांद जो बेलन घाटी का स्थल नहीं है। बेलन घाटी से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कोल्ड से चावल की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। चिरांद बेलन घाटी का स्थल न होकर मध्य गंगा घाटी का पाषाणकालीन स्थल है, जो बिहार के छपरा जिले में स्थित है। कोल्ड ह्यू जो नवपाषाण कालिक स्थल का संबंध बिहार के सिंहभूमि जिले से है। सेनुआर नवपाषाण कालीन स्थल बिहार जिले में है। उच्चाई उड़ीसा के मयूरभंज जिले में नवपाषाण कालीन स्थल है। उत्तरी भारत में नवपाषाण कालीन स्थलों में बुर्ज होम तथा गुफकराल है। बुर्ज होम नामक पूरा स्थल की खोज 1935 में टेरा व पीटरसन के द्वारा की गई थी। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार के अवशेष है जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में रोपड़ से भी प्राप्त हुए हैं। गुफकराल की खोज 1981 में ए शर्मा के द्वारा की गई थी। यहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले? तो सिंधु घाटी स्थल के कौन से अवशेष हैं जो दुर्ग के अवशेष नहीं मिले? तो दुर्ग के अवशेष है जो सुतकांगेडोर, कालीबंगा और बनावली तीनों से मिले हैं। वहीं चन्होद्रो से दुर्ग के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तन्होद्रो यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह एक औद्योगिक केंद्र था। यहाँ मनका बनाने का एक कारखाना था। तन्होद्रो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूरा पाषाण युगीन औजारों का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यह हमें मिले अतिरपक्कम से। भारत में पूरा पाषाण युगीन औजारों का प्राचीनतम साक्ष्य अतिरपक्कम से मिला है, जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित टेरीपुरा स्थलों से भी बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। बोरीपुरा स्थल महाराष्ट्र जिले में है, जहां से 14 लाख वर्ष पूर्व मानव के अस्तित्व के अवशेष मिले हैं। पलवरमपुरा स्थल तमिलनाडु में है, जहां से रॉबर्ट ब्रूस फुट के 1863 के हैंडेक्स प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति किसने कहा है? तो मध्यपुरा पाषाण काल को जो फलक संस्कृति कहा था यह कहा था एच डी सांकलिया ने।
मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति नाम एच डी सांकलिया ने दिया है। मध्यपुरा पाषाण काल को खुर्चनी वेदक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्यपुरा पाषाण काल को मस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता है। संगाहो गुफा, नेवासा, कादमली तथा कालपी प्रमुख मध्यपुरा पाषाण काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने धर्म प्रचारक महारक्षित को कहाँ भेजा था? तो अशोक ने धर्म प्रचारक महारक्षित को कहाँ भेजा था? तो इसको भेजा था यवन में। अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे उसमें महारक्षित को यवन, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, महादेव को महेश मंडल और मंजती को कश्मीर तथा गांधार क्षेत्रों में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर अजीतनाथ का प्रतीक क्या है? तो अजीतनाथ का प्रतीक है हाथी। ऋषभ देव का प्रतीक वृषभ है, अजीतनाथ का प्रतीक हाथी है, पार्श्वनाथ का प्रतीक जो सर्प है और नेमिनाथ का जो प्रतीक है यह प्रतीक है शंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुणभद्र की रचना कौन सी है? तो गुणभद्र की जो रचना है वह है उत्तर पुराण, 2 नंबर ऑप्शन। वज्र सूची जो अश्वघोष की है, उत्तर पुराण जो गुणभद्र की है, हरिवंश पुराण जो जिनसेन की है और पद्य पुराण जो रविसेन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला है कि कश्यप मातंग और धर्मरत्न 67 ईस्वी के लगभग चीन के हान वंश के शासक मिंग ती के दरबार में गए थे, तो यह सत्य है। दूसरा, शांत रक्षित को तिब्बत का महापुरोहित बनाया गया, यह भी सत्य है। शांत रक्षित का संबंध विक्रमशिला विश्वविद्यालय से है, तो शांत रक्षित का जो संबंध है यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय से नहीं बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय से है। तो शांत रक्षित का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से है। 3 नंबर इसका असत्य होगा। चौथा, जावा के बोरोबुदुर स्थित बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल स्तूप है, तो जावा का जो बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप है यह विश्व का सबसे विशाल स्तूप है, यह बात भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सही है और 3 नंबर है जो इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर है जो गया जिला बिहार में स्थित है, में अशोक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गुफा का निर्माण नहीं करवाया था? तो बराबर में कौन सी गुफा नहीं है? कर्ण चौपार की गुफा, सुदामा गुफा और विश्वकर्मा गुफा, ये तीनों गुफाएं जो बिहार के गया जिले में बराबर नामक स्थान पर है। वहीं लोमस ऋषि की जो गुफा है इसका निर्माण दशरथ के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं था? तो पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं था? पटाला, सेमोला और बरबारिकम, ये तीनों जो पश्चिमी तट पर थे। वहीं कंटक कौशल या जिसे घंटसाल भी कहा गया, यह अंदर तट का बंदरगाह, यह घटसाल अंदर तट का जो बंदरगाह यह पूर्वी तट का बंदरगाह था। तो कंटक कौशल या घटसाल का जो बंदरगाह था यह पूर्वी तट का बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चोल राज्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है? पहला, चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह बाघ था, तो चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह बाघ है, यह सत्य है। दूसरा, एलारा नामक चोल शासक ने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर वहां 50 वर्षों तक शासन किया था, यह भी सत्य है। तीसरा, करिकाल ने पुहार की स्थापना की थी, तो करिकाल ने जो पुहार की स्थापना की यह भी सत्य है। नेडुजेलियन चोल शासक ने तलयांगानम के युद्ध में विजय प्राप्त की थी, तो नेडुजेलियन जो पांड्य वंश से संबंधित है ना कि चोल वंश का शासक, तो नेडुजेलियन जो पांड्य शासक है, चोल शासक नहीं, तो चौथा ऑप्शन है जो इसका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान वंश के शासकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चौहान वंश के शासकों के संबंधित कथन दे रखे हैं, जिसमें पहला है कि सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख में चौहानों की पूरी वंशावली मिलती है, तो यह बात इसकी बिल्कुल सही है कि सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख में चौहानों की पूरी वंशावली मिलती है। दूसरा, वाक्यपति प्रथम ने सर्वप्रथम चौहानों में महाराज की उपाधि धारण की थी, तो चौहानों में सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण करने वाले वाक्यपति थे, यह बात भी सत्य है। विग्रहराज द्वितीय ने पड़ोच में आशापुरी देवी का मंदिर बनवाया, यह भी सत्य है। पृथ्वीराज द्वितीय ने सोमनाथ मंदिर के मार्ग पर अनस्य स्थापित करवाया था, तो पृथ्वीराज द्वितीय ने सोमनाथ के मंदिर के मार्ग पर पृथ्वीराज द्वितीय ने नहीं बल्कि यह करवाया था पृथ्वीराज प्रथम ने, तो सोमनाथ मंदिर के मार्ग पर जो अनस्य स्थापित करवाए थे यह पृथ्वीराज प्रथम ने करवाए थे, ना कि पृथ्वीराज
द्वितीय ने, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के उत्तरी भारत की अंतिम विजय कौन सी थी? तो समुद्रगुप्त की उत्तरी भारत की जो अंतिम विजय थी वह थी एरन की विजय। आर्यावर्त की विजय के बाद समुद्रगुप्त ने एरन जो मध्य भारत का स्थान था, क्षेत्र था, की विजय की तथा उसे अपना भोग नगर बनाया। यह उत्तर भारत की उसकी अंतिम विजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचयिताओं के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं यानी कि उनकी पुस्तकें दे रखी है। तो रावण वध की जो रचना है यह माघ की है। तो माघ ने रावण वध नहीं बल्कि शिशुपाल वध की रचना की थी। रावण वध की जो रचना है वत्स भट्टी की रचना है। तो पहला इसमें असत्य है। दूसरा, भाम्य की रचना या भाम्य की जो पुस्तक है यह काव्य अलंकार है, यह सत्य है। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक के द्वारा की गई, यह भी सत्य है। और हितोपदेश है जो नारायण पंडित की रचना है, यह भी सत्य है। तो 2, 3 और 4 सही है और 1 नंबर है जो इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रथ मंदिर पर नरसिंहवर्मन प्रथम की मूर्ति अंकित है? तो कौन से मंदिर के ऊपर है जो नरसिंहवर्मन प्रथम की मूर्ति अंकित है? तो यह अंकित है धर्मराज रथ के ऊपर। मामल्लपुरम में मामल्ल शैली में रथ मंदिरों का निर्माण किया गया। इनको सप्त पैगोडा कहते हैं, लेकिन रथों की कुल संख्या 9 है। धर्मराज रथ सबसे बड़ा तथा सबसे पूर्ण है। इस रथ पर नरसिंहवर्मन प्रथम की मूर्ति अंकित है। इसी में अर्धनारीश्वर की प्रतिमा उत्कीर्ण है। द्रौपदी रथ है जो सबसे छोटा रथ है। तो इनमें 9 रथों में सबसे बड़ा जो रथ है वो धर्मराज का रथ है और सबसे छोटा रथ है जो द्रौपदी रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है यह राजसिंह शैली में निर्मित मंदिर है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर राजसिंह शैली में निर्मित है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा शुरू हुआ था तथा परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय पूर्ण हुआ। इसमें शिव के दक्षिणा मूर्ति स्वरूप को उत्कीर्ण किया किया गया है। इसके इसके निर्माण में नरसिंह वर्मन द्वितीय की रानी रंगपताका ने भी रुचि प्रदर्शित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ऐहोल में नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो ऐहोल में नहीं है? तो यह मंदिर है संगमेश्वर मंदिर। संगमेश्वर मंदिर जो चालुक्य शासकों द्वारा निर्मित मंदिर है, यह पड्डक्कल में है। पड्डक्कल में है, ना कि ऐहोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पल्लव शासकों के नाम है और दूसरी तरफ इन शासकों के जो आश्रित विद्वान थे, इन विद्वानों के नाम है। तो इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? सिंह विष्णु के जो विद्वान थे वह भारवी थे, यह सत्य है। नरसिंह वर्मन के समय के जो विद्वान है यह दंडी थे। तो दंडी जो नरसिंह वर्मन प्रथम के विद्वान नहीं बल्कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी विद्वान थे। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नंदीवर्मन तृतीय के विद्वान पेरुदेवनार और नंदीवर्मन द्वितीय के जो विद्वान थे वो थे तिरुमंगई। तो 3, 4 और 1 सही है और 2 है जो गलत है। दंडी है जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी विद्वान थे। दंडी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनमें प्रमुख है काव्यादर्श, 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का कौन सा शासक अपर नामक नयनार संत के प्रभाव से शैव धर्म का उपासक बन गया था? तो पल्लव वंश का कौन सा शासक था जो अपर नामक नयनार संत के प्रभाव से शैव धर्म का उपासक बना था? तो वह शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में अपर नामक नयनार संत के प्रभाव से शैव धर्म का अनुयायी बन गया। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास, विचित्र चित्र, गुणभर, महेंद्र विक्रम आदि उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातापी कोंडा की उपाधि किस शासक की है? तो वातापी कोंडा की जो उपाधि है यह नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि है। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को परियाल, सूरमार तथा मणिमंगलम के युद्धों में परास्त किया था। इन विजयों की स्मृति में नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल शासक राजाधिराज प्रथम किस युद्ध में चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम से लड़ता हुआ मारा गया था? तो चोल शासक राजाधिराज प्रथम किस युद्ध में चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम से लड़ता हुआ मारा गया था? तो यह मारा गया था कोपम के युद्ध में।
कोपम का युद्ध जो 1052 ईस्वी में चोल शासक राजा धीराज प्रथम तथा कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के मध्य हुआ था, जिसमें राजा धीराज प्रथम लड़ता हुआ मारा गया था तथा युद्ध भूमि में ही राजेंद्र द्वितीय का राज्याभिषेक कर चोल राजा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि होमो इरेक्टस प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो होमो इरेक्टस प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो यह हुआ है हथनोरा से प्राप्त है। हथनोरा से है जो होमो इरेक्टस मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। 1982 में अरुण सोनेकिया के द्वारा सर्वप्रथम नर्मदा घाटी के मध्य प्रदेश के हथनोरा से मानव का प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ ही प्राचीन भारत की आज की क्लास ये यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास में हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित कल भी एक मेजर टेस्ट होगा, वो भी आप सभी अवश्य देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।